नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंक्स हैं, तो देखा जाए तो एचडीएफसी नंबर 1 है, उसके बाद कोटक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक सॉरी एचडीएफसी के बाद आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा है, उसके बाद एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है, एसबी सॉरी येस बैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज आपको दिखेगा। तो आपको मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था। टोटल बैंक का जो कैटेगरीज होते हैं आप देखेंगे तो 8 टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल से एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया 1 मिनट का। उस वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितना कैटेगरीज के बैंक होते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और शॉर्ट वीडियो को देखिए, आपको खुद पता चलेगा। तो चलो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ऐसे एक बैंक के बारे में जो देखा जाए तो उम, आज के दिन कंपनी का जो हालत है, अगर टॉप लेवल से देखूँ तो करीबन 95% क्रैश हो चुके हैं। 95% लॉसेस में चल रहा है। तो इतना बड़ा लॉसेस के बाद भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? कंपनी तो अभी सस्ते में है, क्या मैं थोड़ा-सा निवेश करके छोड़ दे सकता हूँ? तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ईएस बैंक के बारे में, जो अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं जो आज नो बैंक बन चुके हैं। तो ईएस बैंक नो बन बैंक बन चुके हैं, क्यों? चलो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स आपको दिखा दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए माई मनी मंत्रा इस साइट के ऊपर जाकर मैं ये डिटेल्स आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप देखेंगे देखिए टॉप 10 बेस्ट प्राइवेट कंपनीज, इसमें देखिए बैंक मतलब जितने सारे बैंक है एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, सीके बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो जितने सारे बैंक्स हैं, देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको टोटल ब्रांचेस दिखेगा, तो ऑब्वियसली सीरियल वाइज़ देखेंगे तो येस बैंक के ब्रांचेस के हिसाब से येस बैंक 1000 से भी ब्रांचेस है और टोटल एटीएम से 1800 से भी ज़्यादा और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। तो आप एक चीज़ मतलब ध्यान से रखिएगा कि इस कंपनी का जो मतलब जो ब्रांचेस है, जो एटीएम्स है, वो कुछ कम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कम है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा ही है। फिर भी इस कंपनी उतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया? तो एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले कंपनी इसका बिज़नेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी पर्सनल बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं, बिज़नेस बैंकिंग, साथ ही साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग, साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग। तो कंपनी क्या-क्या करते हैं आप देख सकते हैं। कंपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर काम करते हैं, ओपन सेविंग अकाउंट, साथ ही साथ आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन लोन पेमेंट भी इस बैंक से कर सकते हैं। साथ ही साथ एनआरआई सेविंग्स मतलब एनआरआई जो सेविंग्स अकाउंट है वो भी मेंटेनेंस करते हैं। इस कंपनी साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कोविड के जो पॉलिसीज है वो भी कंपनी लेके आए थे। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट इस कंपनी के ऊपर खुल सकते हैं। लोन भी इस कंपनी से ले सकते हैं। तो जितने सारे लोन्स होते हैं, जितने सारे एफडी होते हैं, इस कंपनी सब कुछ करते हैं। तो बैंकिंग की जो-जो चीज़ करना है वो सब कुछ इस कंपनी के ऊपर आपको दिखेगा। तो इस कंपनी में खासियत तो है, मगर कौन-सा पॉइंट्स के कारण कंपनी आज इतना खराब सिचुएशन में है। तो आप सभी जानते हैं नीरव मोदी जो इस बैंक का हालत आज इस तरीके से कर बैठे, साथ ही साथ डीएचएफएल जो जिसके कारण आज इस बैंक इतने ज़्यादा पिटे हुए हैं, जो पूरा का पूरा मतलब पैसा लेकर आज वो बर्बाद हो चुके हैं, उसका बिज़नेस बंद हो चुके हैं, उसका इम्पैक्ट टोटली येस बैंक के ऊपर पड़ा। देखिए येस बैंक एक टाइम बहुत शानदार काम कर रहे थे। आप एक बार इसको एक डेटा के हिसाब से आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूँ, देखिए कंपनी 2011 में 700 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। उसके बाद देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला गया 2018 तक। 18 तक कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल था वो ठीक-ठाक था। 19 में थोड़ा-सा कम हुआ। उसके बाद जो मतलब स्कैम का न्यूज़ सामने आया डीएचएफएल का और उस स्कैम के कारण ही 2020 से ही इसका मतलब नज़रिया आप देख सकते हैं टोटली लॉस में चला गया। फिर से कंपनी खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। इसका मैनेजमेंट टीम में बहुत सारा चेंजिंग हुआ, वो भी मैं आपको डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1066 अभी रुपीस इस बार ने कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब लॉसेस कंपनी जो 16,000 करोड़ का लॉस कर रहे थे, वो कंपनी फिर से 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी फिर से खुद को खड़ा करने के लिए बहुत-बहुत कोशिश कर रहा है।
तो किस तरीके से खड़ा कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, तो एक रेशियोज़ में आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप 42,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कासा रेशियो 31% है। मतलब इसका कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से कंपनी का जो पैसा आ रहा है, वो मुझे उतना ज़्यादा पैसा देखने को नहीं मिला। और तीसरी बात कंपनी का जो पी रेशियो है 38.71% के आसपास है। तो डिविडेंड यील्ड कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड कहाँ से देंगे? कंपनी अभी प्रॉफिट में उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी का सीएआर परसेंटेज भी 17% के आसपास है। इसका मतलब 9% के ऊपर होना चाहिए था। वो 17% है, चलो ठीक-ठाक है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत वीक में है। प्रोमोटर के पास अ, होल्डिंग 0 है। मतलब प्रोमोटर खुद के सारे हिस्सेदारी बेच दिए। आप एक बार इसका मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के पास 2019 में होल्डिंग था। जब डीएचएफएल का जो सिनेरियो देखने को मिला, वो सिनेरियो देखने से पहले कंपनीज़ के पास मतलब प्रोमोटर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग था। जब कंपनी का हालत खराब हो गया तो प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गए। तब जाकर मतलब एफआईएस और डीआईएस ने भी तब से लेकर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। आज सबसे ज़्यादा डीआईएस ने इन्वेस्ट करके रखा क्योंकि देखिए पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी था क्योंकि पब्लिक चाहते हैं इस तरीके से सस्ते दामों में शेयर खरीदने के लिए। देखिए सस्ते दामों में शेयर खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। आपको देखना है उस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो देखिए कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो रेशियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊँगा। इस कंपनी में सबसे ज़्यादा मुझे नेगेटिव और वीकनेस पॉइंट देखने को मिला वो है एनपीए। तो एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए बैंक ने जो लोन बाँटा, उस लोन बाँटने से तो कंपनी लोन तो बाँट दिया, मगर वो लोन कितना उठा पा रहा है, वो ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। इस येस बैंक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो लोन तो बाँट देते हैं और वहीं से वो फँस जाते हैं। आज डीएचएफएल इसको इसीलिए फँसा के चला गया क्योंकि वो लोन बहुत ज़्यादा दे दिए थे और वो लोन उसको एक भी पैसा रिकवरी नहीं किया। तो इसीलिए आज बैंक का हालत इस तरीके से देखने को मिला और इसका एनपीए देख सकते हैं 4.53% के आसपास है, जो गवर्नमेंट बैंक में भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से प्राइवेट बैंक में अगर देखने को मिलेगा, तो उसका बैंक का हालत तो खराब होगा ही। तो साथ ही साथ पैग रेशियो देखेंगे तो इसका परसेंटेज भी ठीक है। एनआईएम परसेंटेज भी देखिए डाउनफॉल में है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जो 4.5% से भी ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी कम होना चाहिए। इसका एनपीए ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी ज़्यादा है। दोनों ही जो कम होना चाहिए, दोनों ही ज़्यादा देखने को मिला। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं? देखिए जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, जितने सारे एफडी किए हैं, जितने सारे ल मतलब लोग इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारे पैसा किसको? बैंक को तो देना ही पड़ेगा ना। तो सेविंग में पैसा है मतलब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एफडी में पैसा है मतलब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में है मतलब उसको भी पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सारे पैसा जो वापस करेंगे उसका परसेंटेज कितना? 4.6% पैसा उसको देना पड़ेगा। मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है और एनपीए भी ज़्यादा है। तो ये दोनों कारण के बेसिस में येस बैंक का हालत आज इस तरीके से बन चुके हैं। तो एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाऊँगा वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो बीच में बहुत बड़ा नेगेटिव में था। फिर से कंपनी ने रिकवरी किया, कैश फ्लो को मेंटेन भी किया। अगर कैश फ्लो के डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दूँ कि कंपनी का मतलब बैलेंस शीट किस तरीके से है। आप देखेंगे इसका रिज़र्व थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ हो रहा है। बीच में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, फिर से वो डाउन हो गया था और फिर से वो रिकवरी किया और उसका कर्ज़ा जो है वो लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसका टोटल जो कर्ज़ा है आप देखेंगे तो 7.98% का कर्ज़ा है। अगर कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करूँ तो जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से येस बैंक का कर्ज़ा आप देखेंगे तो चलो बाकी बैंक से सेम टू सेम है। इस बैंक का एक ख़ासियत मुझे अच्छा लगा, वो है मार्केट कैप टू सेल्स। जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उनमें से सबसे कम मार्केट कैप टू सेल्स इसी के पास है। इसका मतलब कंपनी को ₹1 कमाने के लिए 2.08 पैसा देना पड़ रहा है। तो ये एक ख़ासियत है इस बैंक का। तो मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर क्या करना चाहिए? ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंस है। देखिए, अभी तो कंपनी फिलहाल के लिए प्रॉफ़िट दिखा रहा है। कंपनी का प्रमोटर के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ चलो पॉज़िटिव में ही है। तो क्या पहले भी पॉज़िटिव में था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले नेगेटिव में था, अभी पॉज़िटिव में आया हुआ है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए देखिए एक टारगेट हमारा मतलब टेलीग्राम में दिया गया है। तो ₹20 का टारगेट यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे देखिए जो ट्रेड हो रहा है एक ही रेंज बाउंड के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे जो बिग रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को ज़रूर टच करेगा और ये जो लेवल है ₹20 के आसपास ₹20.70 के आसपास। तो मैं आपको कोई
मतलब सलाह नहीं दे रहा हूँ कि कल जाके आप निवेश कर लीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सलाह मैं नहीं दूँगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो हाई रिस्क ही आपको गेम खेलना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए आपने रिस्क लेना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर 5,000 रुपया, तो वो पूरा 5,000 रुपया ऐसे सोचकर ही निवेश करिए कि वो वापस नहीं आएगा। अगर वो प्रॉफिट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आपको मतलब आपका पैसा मतलब चला भी जा सकता है। तो आप फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मैं क्या निवेश करूँ? देखिए आप आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि इस कंपनी उतना अभी भी खास नहीं है। जब खास हो जाएगा तब इस कंपनी के ऊपर ज़रूर आपको मैं खुद वीडियो बना के बताऊँगा कि इस कंपनी में अभी एंटर करने का टाइम आ चुके हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।